हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए स्पेशल क्लास, जिनका भी पेपर 30 और 31 मार्च को होने जा रहा है। तो बिल्कुल ही आप लोगों के पास मात्र जो है गिने हुए घंटों में समय बच चुका है। ठीक है, मतलब अब जो है आपके 10 से 15 घंटे का समय बच चुका है अंतिम के। और इसमें जो भी मेरे दोस्त 30 और 31 मार्च को एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो डर है वो बिल्कुल यहाँ पे मैं निकालने वाला हूँ। और इस क्लास को अंत तक देख लेना। बिल्कुल 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न आप एग्जाम हॉल में आसानी से करके आओगे, इसकी गारंटी है। तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेना है, तो 50 में से कम तो आपके जो है 40 के आसपास प्रश्न सही करने ही होंगे, तो जाके सिलेक्शन होंगे। क्योंकि इसके प्रश्न नॉर्मल होते हैं, मॉडरेट लेवल के। तो कटअप तो नॉर्मल सा है कि आपका हाई जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको इस क्लास को करने के बाद से सिलेक्शन के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिएगा, आज हम लोग यहाँ पे कम समय में, बहुत कम समय में आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चनों को कराएंगे, जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, कम से कम आप लोग यार इस क्लास में आए हो तो कम से कम लाइक कर दो इस क्लास को। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत बड़ा बेनिफिट जो है आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे। तो इस क्लास को सब्सक्राइब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचेगी। चलिए क्लास के पहले प्रश्न की तरफ हम लोग इंग्लिश के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न मैंने रखा हुआ है, जैसा कि आपका पेपर आएगा 50 क्वेश्चनों का। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पेपर हम कर रहे हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न है कि फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल। हमें जो है आर्टिकल की पहचान करनी है जहां पे खाली स्थान छोड़ा गया है। कह रहा है ही इज यूरोपियन नॉट एन अमेरिकन। कह रहा है कि ही इज, और यहां पे हमसे पूछ रहा है क्या भरा जाएगा यूरोपियन के पहले, नॉट एन अमेरिकन। तो जब आप बात करोगे यहाँ पे कि कौन सा वर्ड भरा जाएगा, तो सबसे पहले यूरोपियन को आप, ये नहीं कि ये ई है तो भवेल होता है, इसको पढ़ोगे तो यूरोपियन यू से लिखा या से लिखा जाता है यूरोपियन यू। तो इसके जब आप इंग्लिश करोगे तो वाई से यह होता है, यानी कि वाई होता है कॉन्सोनेंट। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अमेरिका के पहले एन लगता है, पर यूरोपियन के पहले ए लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कर आपका अगला प्रश्न कि जो है चूज द करेक्ट जो है एंटोनिम ऑफ जो है राइड। राइड का जो है एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम आप बिल्कुल क्या कह सकते हो, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। यहाँ पे पहले क्या कह रहा है कि चेंज द नरेशन। नरेशन में चेंज करना है। कह रहा है कि द टीचर सेड द अर्थ रिवोलेस अराउंड द सन। आपको इसको क्या करना है, नरेशन में चेंज करना है। अब देखिएगा ऑप्शन आपको सामने दिया गया है और इसके राइट उत्तर आपको चेंज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप क्या बताओगे? क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर हो जाएगा कि द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें एक शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर बताना है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लगता है आपको चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो ऑप्टिमाइज जो है, जिन्होंने बताया ऑप्टिमाइज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आप देखिएगा, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है आपके। कह रहा है तर्क शक्ति से रिलेटेड की जो है श्रृंखला पूर्ण करे, अर्थात ये वाट जो दिया गया है यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है ये हमें बताना है। बताएंगे आप लोगों को हर एक रीजनिंग के प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, और मैं चाहता हूं कि जितना भी रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन है आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना ही बेहतर स्कोर करके आओगे। देखो 10 से हुआ 7 से हुआ 10, 10 से 14, 14 से 19, 19 से 25, 25 का बाद अगला पद क्या होने वाला है ये हमें बताना है। तो कहीं ना कहीं 7 से 10 यानी कि 3 जोड़ दिया गया, ठीक है। 10 से 14 यानी कि 4 जोड़ दिया गया, 14 से 19 अर्थात 5 जोड़ दिया गया, 19 से 25 अर्थात 6 जोड़ दिया गया। आप देखो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 6 के बाद कितना जोड़ेंगे 7, तो 25 7 कितना होता है 32। और जिन्होंने भाई साहब मेरे दोस्त जो है ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। आप आसानी से करके आओगे मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को, थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि जो है बॉम्बे को जो है चंबज लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए ये कूट भाषा के प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय है। आप रीजनिंग मैथ के प्रश्नों को याद नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको समझना होगा और खुद से प्रश्नों को जो है बनाने की कोशिश भी करना होगा। जैसे कि आप समझोगे बी के बाद लिखा है सी, ये तो आपको समझ में आ गया 1 प्लस। ओ के बाद लिखा है एन, ओ होता है 15 पे, एन होता है 14 पे, -1 किया है। एम के बाद होता है एन, भाई साहब यहाँ पे +1। बी से पहले होता है ए, मतलब आप देख रहे हो एक बार +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, मतलब लॉजिक हमें क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो डी है, डी जो लिख रहा है इसमें +1 करेंगे, पहले +1 करना है तो डी के बाद ई होता है, उसके बाद से ई, ई का जो है ई का क्या हो जाएगा ई, ई का होता है आप लोगों का -1 करना है, यहाँ पे पहले +1 फिर -1, तो ई से पहले हो जाएगा डी, ईडी, 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 ईडी वाला जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2 ही वर्ड से आपके राइट उत्तर मिल गए, इसके आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विषम को चुने। क्या करना है आपको, विषम को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें में जो है आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है, कह रहा है विषम को चुनना है। पहला है मील, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है लीटर और चौथा है गज। क्या लगता है आपको? अगर आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मील में किसको नापा जाता है, दूरी को। सेंटीमीटर में भी दूरी को नापा जाता है और गज में भी दूरी को नापा जाएगा, पर लीटर में कितना दूर हो ये नहीं पता चलता है। इसमें क्या आयतन नापा जाता है, मतलब लिक्विड चीजों को नापा जाता है, ठीक है, द्रव चीजों को। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गणित का प्रश्न है, कह रहा है गणित से रिलेटेड मैथ के बहुत सिंपल प्रश्न है। 8वां कह रहा है 450 का 30%, 250 का 10% कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्या लगता है आपको? समझने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग तो बेहतर तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि लिखा है 450 का मतलब होता है गुणा 35%, 30%, 30% यानी 30/100 बराबर लिखा है, बराबर नहीं माइनस लिखा है ना, माइनस लिख रहा है, कह रहा है कि -250 का 10% यानी कि 10/100। बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो आसानी वे में। आप यहाँ पे देख लो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये जो है 45 तिया 135 और उसके आगे चलोगे तो माइनस है। यहाँ से देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 25,
यहां से घटा लो, 135 से 25 जाएगा 110 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ पे कहीं पर भी आपको गलती नहीं करना है, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं करना है। मुझे लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या लगता है आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। एक आयत का विकर्ण 13 सेमी और उसकी जो है चौड़ाई 5 सेमी है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एक आयत का विकर्ण 13 सेमी, उसकी चौड़ाई 5 सेमी, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप यहाँ पे थोड़े से भी लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ये हमें पता है कि लंबाई और गुणे चौड़ाई कर देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। बस अब लॉजिकली यहाँ से वही हमें करना है। आयत का जो है विकर्ण दिया है ना भाई साहब, यहाँ पे विकर्ण दिया है, हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पहले तो लंबाई और चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई है पर लंबाई नहीं है, तो लंबाई हमें निकालना पड़ेगा। लंबाई हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भाई सब क्लियर देखो, सबसे पहले ये देख लो, ये हो गया आयत, देख लो ये हो गया आपका व्यर्थ चौड़ाई 5 और ये लंबाई हमें पता नहीं है। ये कर्ण विकर्ण दिया है कितना 13, तो देख लो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब ये 13 कर्ण है, ये लंब है, ये आधार आपको निकालने आता है कि नहीं। आधार अर्थात बी, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा समकोण में। तो ये 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 कर दोगे तो ये हो जाएगा 144, 144 का वर्गमूल 12, यानी कि हमें लंबाई पता चल गया 12। अब क्षेत्रफल निकाल लो, क्षेत्रफल बराबर अभी मैंने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई कर लो आप। यहाँ पे आया था 12 और चौड़ाई कितना है 5, 12 25 60, बिल्कुल सिंपल से लॉजिक था, थोड़े से आपको यहाँ पे घुमाया था। कह रहा है कि अंडर रूट 124 भागे 4 का मान क्या होगा। अंडर रूट में है 124 और भागे 4 है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले रूट से बाहर करना पड़ेगा। 1024 का वर्गमूल कितना होता है ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप निकालोगे तो कितना आता है 32 और भागे कितना है 4, 4 में 32 से भाग दे दो, 32 में 4 से भाग दोगे 4 8 32। मुझे लगता है किसी भी एंगल से आप गलती नहीं करोगे। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिट भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिट ये जो है आप लोगों के गुजरात राज्य में है, जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है, नर्मदा जिले में स्थित है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हसरत मोहानी बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अरुणाचल प्रदेश जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का अस्थाई डेटा कहाँ जो है स्टोर होता है। कंप्यूटर का अस्थाई डेटा कहाँ स्टोर होता है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर का अस्थाई डेटा कहाँ स्टोर होता है। तो जिन्होंने बताया हार्ड डिस्क में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपको गलती नहीं करना है।
अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर? बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे फुटबॉल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दूं, जिनका भी पेपर कल 30 मार्च को होने जा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को एक आवश्यक सूचना है कि सुबह के 5 AM पे, जिनका भी कल पेपर है, तो सुबह के 5 AM पे आपको मैं समझ सकते हो आप 100% जो है एक्यूरेट प्रश्न के साथ में आऊंगा सुबह के 5 AM पे। उस क्लास को करके जाना बहुत बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप एग्जाम से पहले उसको एक बार भी देख लोगे तो आप आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हो। तो सुबह के 5 AM पे भूलना नहीं है। आप अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि उस क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। सही वाले जो है स्पेलिंग वर्ड की जो है हमें पहचान करनी है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि फुलफिल, यानी कि फुलफिल का स्पेलिंग क्या होता है? FULFILL। जिन्होंने बताया उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि फिलिंग इन द ब्लैंक विथ करेक्ट जो है कॉन्जक्शन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे लेट्स बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि चेंज द वॉइस, यानी कि जो है हमें वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसको जो है वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना है हमें। बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि लेट द डोर बी ओपेंड, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेट द डोर बी ओपेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक वर्ड में जो है हमें जवाब देना है। कह रहा है कि ए पर्सन हुज हेट्स मैनकाइंड। बताएंगे एक शब्द में इसका उत्तर क्या होगा? जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मिशांथरोप, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एंटोनिम ऑफ, यानी कि एंटोनिम बताना है इनोरमाउस। इनोरमाउस का जो है बताना है आपको एंटोनिम्स। तो जिन्हें बताया है टीनी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ओजोन परत, क्या कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएंगे सभी लोग। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं समताप मंडल, बिल्कुल राइट उत्तर है। ओजोन परत जो है वायुमंडल में समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी? दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दांडी मार्च अर्थात 1930, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न की जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर
23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नीति आयोग, क्या कह रहा है आपका, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला पूर्ण करें, श्रृंखला पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2 से 5, 5 से 11, 11 से 23, 23 से 47, 47 से अगला पद क्या, आपको बताना है। आप देख रहे हो श्रृंखला बार बार बढ़ रहा है, श्रृंखला क्या हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है। तो आपको लॉजिकली यहाँ पे दिमाग लगाना है कि 2 से 5 हुआ, यानी कि 2 से 5 करना है तो 2 दूना का 4 और 1 5 कर सकते हो। बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है जी, 5 हो गया। फिर उसी प्रकार 5 का 2 गुना कर दो, 1 जोड़ दो, 5 दूना 10 और 1 11, 11 को उसी प्रकार 2 गुना कर दो और 1 जोड़ दो, 11 दूना 22 और 1 23, 23 का 2 गुना कर दो और 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 47, 47 का 2 गुना कर दो और 1 जोड़ दो, 47 दूना 94 और 1 95। राइट है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विषम चुने। विषम अर्थात मैंने आपको बताया है अलग हमें चुनना है, जैसे कि कान, आंख, गुर्दा, नाक, इसमें अलग कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो कान, आंख और नाक, ये जो है हमारा अंग शरीर का बाहरी वाला हिस्सा है, जबकि गुर्दा जो है हमारे शरीर के भीतर वाला हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक दुकानदार 1200 की वस्तु पर 10% और 10% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है, तो कुल जो है छूट प्रतिशत क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कह सकते हो। आपको बेहतर तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर दो तरीके से आप बना सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। इसके फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी बट्टे 100, ये फॉर्मूले होते हैं। इसका अर्थात ये जो पहला छूट है a होता है, दूसरा छूट b होता है। आप यहाँ पे बैठा सकते हो a 10 b 10 फिर माइनस a गुणे b, यानी कि 10 गुणे 10 बट्टा में 100। ये 2 जीरो से 10 कट गया, यानी कि 10 और 10 जोड़ोगे 20 हो जाएगा। 20 के बाद से यहाँ पे 100 में 100 से भाग दिया गया है, 1 हो गया। 20 में से 1 जाएगा, 19% आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ये तो 1 हो गया। दूसरा नियम से भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है कि जैसे हमारे पास 100% होता है टोटल, उसमें से 10% हमने किसी को छोड़ दिया वस्तु को, अर्थात उसे 90 रुपये में बेचती है। फिर कह रहा है 10% छोड़ दो। अब 90 में से 10 नहीं घटाना है, आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 100 वाली चीज है इसे 90 में बेचना है। ठीक है, तो अब जो है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 9 81। आपने वस्तु बोल रहा था 100 में है और आपने बेचा कितने 81 में, तो कितना छूट दिया है 19। आप ये भी लॉजिक से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 37 डिग्री cos 60 डिग्री का मान क्या होने वाला है? अब बताइएगा। कह रहा है कि 37 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान, 37 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2। लॉसा निकाल लो, कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 मिलकर कितना होता है 2, अर्थात 2/2 करोगे कितना आ जाएगा, 2/2 करोगे 1 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि एक कूट भाषा में पेन को ये लिखा जाता है तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा? चलिएगा बताइएगा सभी लोग। एक कूट भाषा में पेन को 35 लिखा जाता है तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा? जैसे कि अगर थोड़े से हम समझने की कोशिश करेंगे तो P होता है 16 पे, E होता है 5 पे,
n होता है 14 पे। हम सभी के प्लेस वैल्यू को जोड़ने की कोशिश करते हैं। 21, 14, 35, बिल्कुल इसके प्लेस वैल्यू को ही जोड़ा गया है। अब आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, अन्यथा आप फंस जाओगे। कॉपी सी होता है 3 पे, ओ होता है 15 पे, पी होता है 16 पे, वाई होता है 25 पे। 25, 15, 40, 40, 16, 56, 56, 3, 59 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है रक्त संबंधित। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरे पति के पिता की इकलौती संतान का बेटा है। महिला का उस लड़के से क्या संबंध है? तो सबसे पहले आप देखोगे, कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। आप समझो कि आप महिला हो, ठीक है। खुद को अपने आप क्वेश्चन में ढालोगे तो प्रश्न में कभी गलती नहीं करोगे। कह रही है महिला वह कि वह मेरे पति, यानी कि इसके पति, यहाँ पे कोई है, पति के पिता, पति के पिता यहाँ पे हो जाएंगे कि इकलौती संतान का बेटा है। इकलौती संतान अर्थात कि यह अपने पति के बारे में कह रही है, इसका बेटा अर्थात ये है। तो महिला का उस लड़के से क्या संबंध है? महिला का लड़के से, तो ये लड़का है, इसकी ये महिला से क्या संबंध है? ये लड़का, देखिए ये इसका पिता और ये इसकी माँ हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल से तरीके से आप कर सकते हो यार। श्रृंखला को पूरा करें, जो आपके सामने श्रृंखला दिया गया है इसको आपको पूरा करना है। ये जो है कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को होमवर्क के तौर पे बताना है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, इसको सभी लोग बताओगे, ठीक है। कह रहा है कि विषम आकृति को चुने, विषम आकृति को चुने, अर्थात आपको यहाँ पे तांबा, जस्ता, पीतल, लोहा, यहाँ पे जो है आकृति नहीं लिखना चाहिए। चलिए आप ठीक हो गया। आपको विषम चुनना है इन चारों में से, क्या लगता है आपको? देखिए अगर आप देखोगे तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है। क्या है? ये मिश्र धातु है, जबकि आपके सभी धातु हैं, ठीक है। तो मिश्र धातु हो गया तो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वेन आरेख चुने, भारत, दिल्ली और लाल किला के बीच। वेन आरेख चुनना है, भारत, दिल्ली और लाल किला। अगर आप थोड़े से लॉजिकली सोचेंगे तो मुझे लगता है कि कवर कर लीजिएगा आसानी से। ये हो गया आपका भारत, भारत के अंदर आता है क्या चीज? तो दिल्ली, और दिल्ली के अंदर आपने जाना है कि दिल्ली में ही लाल किला पड़ता है, तो लाल किला उसके अंदर। आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। एक दूसरे के अंदर तीनों वृत्त हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि आकृति श्रृंखला, यदि पहली आकृति में एक रेखा 90 डिग्री घूमती है तो चौथी आकृति में क्या होगी? चौथी आकृति में आप लोगों को बताना है। तो देखिए आप देखोगे, एक ये मान लो आकृति है, इसमें जो है मान लो ये लकीर है, यहाँ से पहला जो है आकृति में 90 डिग्री घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है ना, तो ये तो 90 हो गया, यहाँ पे आधा, तो चौथी इस तरीके से 4 बार करोगे तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरे पे कितना आ रहा है? 45, 45, 45, 90, 90 के बाद 135, 35 के बाद से कितना हो जाएगा? 35 के बाद से 180 कह रहा है तो चौथी आकृति में क्या होगा? चौथी आकृति में क्या हो जाएगा? चौथी आकृति में इन सभी को मिलाओगे तो 180 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अंडर रूट 625 प्लस 441 का मान। मुझे लगता है सभी लोग बना लोगे, बहुत बहुत सिंपल है। 625 का वर्गमूल होता है 25, 441 का वर्गमूल होता है 21, 21 25 कितना होता है? 46। बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रमिति के फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो क्षेत्रमिति के प्रश्न बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4
और भुजा स्क्वायर होता है। आप क्या करोगे, √3/4 कर दोगे। भुजा के जगह पे क्या लिखा है, 6, इसका वर्ग करोगे अर्थात 6 में 6 से गुणा है। 2 के पहाड़े में 3 मर्त में, फिर यहाँ पे 2 के पहाड़े में ये 3 मर्त में, 3 3 के 9, 9√3 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए अकेले 20 दिनों में करता है तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले देखो, ए और बी मिल जा रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ए अकेले जो है कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। आप इन दिनों का एलसीएम निकालोगे ताकि टोटल वर्क पता चल सके। तो टोटल वर्क हो जाएगा 60, 12 के पहाड़े में 12 × 5 = 60, 20 के पहाड़े में 20 × 60। अर्थात ए से कोई कह रहा है, ए से कोई पूछेगा एक दिन में कितना काम करते हो, तो 3, और ए प्लस बी मिलके यानी ए और बी दोनों मिलके कितने काम करते हैं, 5। तो हम जब यहाँ से बी का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 3 काम कर रहा है, टोटल 5 काम हो रहा है ए और बी मिला के। अर्थात बी जो है 2 काम करता होगा, ए 3 काम कर रहा है, तो जाके एक दिन में 5 काम होता होगा। टोटल काम है 60, 20 से कराना है तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 30 दूना का 60 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि tan 45 डिग्री 37 डिग्री का मान क्या होगा। tan 45 डिग्री प्लस के 37 डिग्री का मान क्या होने वाला है, sin 45 का मान 1, 35 डिग्री का मान 1/2। यहाँ से आप लॉस को निकालोगे 2 + 1 यानी कि 3/2 का मतलब होता है 1.5। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका जो है आयतन क्या होगा। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है तो इसका आयतन जो है आप लोगों को बताना है। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ यानी कि 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 × 7 × 7। ये एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 3 के पहाड़े में कट नहीं रहा है। देखिए 3 के पहाड़े में ये ऊपर भाग नहीं लग रहा है, अर्थात पॉइंट में ही आंसर आएगा और पॉइंट में एक ही उत्तर दिया गया है तो हमें गुणा भाग करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़े से फास्ट दिमाग चलाना है, लॉजिकली। कह रहा है विजय घाट किसका जो है समाधि है, विजय घाट किसकी समाधि है, क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री की जो है समाधि है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि सुबह के 5 AM पे हम मिलेंगे आप लोगों से कल, जिनका भी पेपर 30 मार्च को है, तो बिल्कुल उस क्लास को देखना ना भूलें। अभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।